सदस्यों का स्वागत है। तो मैं शमनी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो एक नवकार मंत्र के जाप से कार्यक्रम शुरू करें और उसके बाद में डॉक्टर अनिल जैन सभा की कार्रवाई का संचालन करेंगे। शमनी जी से प्रार्थना है कि वो ओके। नमो अरहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवच्छायानं, नमो लोये सव्वसाहूनं, ऐसो पंच नमो पावनासनो मंगलानं च सब्बे बहुत बहुत धन्यवाद और वंदन आपको शमनी जी। उसके बाद में डॉक्टर अनिल जैन से प्रार्थना करूंगा कि वो टेक ओवर करें। जय जिनेंद्र पोखरना साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र गोदाव साहब, जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र ज्ञान जी, जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। क्या गर्मी बहुत पड़ रही है मिर्जापुर में? शमनी जी को वंदामी वंदामी। हाँ श्यामला जी बहुत जय जिनेंद्र। गोदाव साहब, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। ओहो नहीं है क्या? अरे अभी नहीं है। Nice to see you after a long time. क्या जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र अनिल जी भाई साहब, जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, अनिल कुमार जी। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र अनिल जी, जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। अरे साहब आप लोग सब रेगुलर आते रहिए साहब, कभी कभी दिखते हैं। अब क्या है जो ये अनिल जी जूम आपकी आवाज बंद हो गई साहब। के जूम पे बहुत सारे प्रोग्राम एक के बाद एक चलते रहते हैं ना, महाराज जी के प्रवचन वगैरह सारे, तो सब कभी कभी क्या बैठ नहीं पाते। हाँ ये तो बात सही है, हम इस बात से समझते हैं, ये बात सही है। हाँ, इसलिए वो तो कभी कभी वो लिंक टूट जाता है फिर वो। खैर कुल मिलाकर के अभी शुरुआत करते हैं। शमनी जी को सब जो लोगों को जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सबों को विदित है कि ये डॉक्टर ये एनएल कछारा साहब के बारे में कुछ भी कहना मतलब कोई ऐसी खास बात नहीं है। सब लोग मुझसे ज्यादा परिचित हैं, मतलब वो विद्वान भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, एकेडमिया भी हैं, सब तरह के उनके अंदर गुण संपन्न हैं। और इन्होंने मतलब जो किताबें लिखी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं जो धर्म और विज्ञान से संबंधित हैं। और इनकी खास करके ये एटम्स के संबंध में जो इनकी पकड़ है बहुत ही अच्छी है। एक लेक्चर पहले भी इन्होंने दिया था, ये 7 तारीख ये पिछले फर्स्ट वो ट्यूसडे को दिया था। और आज फिर इनका एक दूसरा लेक्चर है जिसमें कि अगर ये जब देंगे धर्म और विज्ञान से संबंधित अपनी अवधारणा को देंगे तो हम लोगों के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो उसके अंदर ये आज जो इनका विषय है वो है प्राण, पर्याप्ति और बायोफोटोन। इसके ऊपर एक विस्तृत ये अपना लेक्चर देंगे। तो हम सभी जानते हैं वैसे तो प्राण और पर्याप्ति के बारे में, लेकिन ये बायोफोटोन से किस तरह से रिलेटेड हैं इसके बारे में ये अपना ये आप व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। तो आदरणीय कछारा साहब से निवेदन है कि आप अपना ये व्याख्यान प्रस्तुत करें। कछारा साहब जी धन्यवाद। नमस्कार। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। मैं किताब अंदर ही रखा हूँ, बाहर रखी है, मेरी अलमारी खुली है, बंद कर देंगे। नमो अरिहंताणम्। मैं
आज मेरा विषय है प्राण, पर्याप्ति और बायोफोटॉन्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पुद्गल के ऊपर और वर्गणाओं के ऊपर, और वर्गणाओं को समझना बहुत आसान तो नहीं है, उसमें काफी कंसेप्ट्स की आवश्यकता होती है। तो आज का जो लेक्चर है मेरा प्राण और पर्याप्ति, इसको समझने से हमको वर्गणाओं को समझने में भी हेल्प मिलती है। और दूसरी बात यह है कि ये प्राण और पर्याप्ति के जो कंसेप्ट्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है जैन फिलॉसफी में, लेकिन इनके ऊपर जो हमारी समझ है वो जो शास्त्रों में, जो ग्रंथों में लिखा है वहीं तक सीमित है, उसको हम मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में समझ नहीं पाए हैं। तो मेरा आज का जो विषय है वो यही है कि जो प्राण और पर्याप्ति किस तरह से आधुनिक संदर्भ में समझा जाए, और ये मेरी अपनी समझ है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसमें अगर आपके कोई विचार हो तो उस पर चर्चा अपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जो फर्स्ट स्लाइड में आपको दे रहा हूँ उसमें प्राण और पर्याप्ति का वर्णन है। प्राण और पर्याप्ति का कार्य कारण संबंध है, सबसे पहली बात तो ये है। और जीवन शक्ति को पौद्गलिक शक्ति की अपेक्षा रहती है। जन्म के पहले क्षण में प्राणी कई पौद्गलिक शक्तियों की रचना करता है। उनके द्वारा स्वयोग्य पुद्गलों का ग्रहण, परिणामन व उत्सर्जन होता है। इनकी रचना प्राण शक्ति के अनुपात पर होती है। जिस प्राणी में जितनी प्राण शक्ति की योग्यता होती है वो उतनी ही पर्याप्तों का निर्माण कर सकता है। प्राण जीव है और पर्याप्ति पुद्गल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो प्राणियों के शरीर के माध्यम से होने वाली जितनी क्रियाएं हैं वे सब आत्मशक्ति और पौद्गलिक शक्ति दोनों के सहयोग से होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आरा साहब जरा माफ करिएगा। हाँ, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनिल सर आप अनम्यूट कीजिए, मैंने म्यूट किया है सबको। स्क्रीन शेयर कर लीजिए तो हमको भी स्लाइड दिखेगा। ये स्क्रीन शेयर ही है क्या है? ये नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया है? हाँ, तो उस बटन को खाली क्लिक कर दीजिए आप। हाँ, अभी आप, हाँ, शेयर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, स्लाइड दिख रही है आपकी। ये अभी दिख रहा है स्लाइड? नहीं दिख रही डॉक्टर साहब। ओह सॉरी सर, अभी आपने वापस किया था ना, पहले ऐसे ही कीजिए। अभी मैं इसको स्टॉप शेयर करूं क्या? हाँ, उसको नहीं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है ना पार्टिसिपेंट्स, चैट, शेयर स्क्रीन, तो शेयर स्क्रीन को बटन क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। बॉटम में लिखा है ना वहाँ पर पार्टिसिपेंट, चैट, स्क्रीन, शेयर। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। एक मिनट। I lost that. नहीं आ रहा है साहब आपका स्क्रीन। अब आपका स्लाइड शो करिए, स्लाइड वाला वो क्लिक करिए आप। एक मिनट, वो मुझे ये आई टू गो आउट, मुझे वो निकल गई है स्लाइड यहाँ से। एक मिनट होल्ड करिए। हाँ, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। हाँ, आ गया साहब, स्लाइड आ गया। हाँ ओके।
यहाँ ऊपर स्लाइड शो लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए आप में, और ऊपर जाइए, नहीं है नहीं और इसको। ऊपर, और ऊपर जाइए, और ऊपर जाइए थोड़ा, हाँ ये क्लिक कर दीजिए। नहीं तो सिक्योरिटी है हमारे इसमें। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, इससे भी काम चलेगा। अच्छा ठीक है। हाँ मैं ये पढ़ रहा था अभी, आई एम सॉरी, मैं इसको वापस पढ़, ये आप स्लाइड देख रहे हैं ना अभी? तो जी हाँ, जी सर दिख रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि प्राण और पर्याप्ति का कार्य कारण संबंध है। जीवन शक्ति को पौद्गलिक शक्ति की अपेक्षा रहती है। जन्म के पहले क्षण में प्राणी कई पौद्गलिक शक्तियों की रचना करता है। उनके द्वारा स्वयोग्य पौद्गलों का ग्रहण, परिणमन व उत्सर्जन होता है। इनकी रचना प्राण शक्ति के अनुपात पर होती है। जिस प्राणी की जितनी प्राण शक्ति की योग्यता होती है वो उतनी ही पर्याप्तों का निर्माण कर सकता है। प्राण जीव है और पर्याप्ति पुद्गल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणियों के शरीर के माध्यम से होने वाली जितनी क्रियाएं हैं वे सब आत्मशक्ति और पौद्गलिक शक्ति दोनों के पारस्परिक सहयोग से होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमको समझना चाहिए। तो इसका मैं आगे इसमें ये स्लाइड में पढ़ना चाहूंगा कि प्राणाज आर साइन ऑफ लाइफ। और ये जो प्राणाज हैं दे आर मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। जो हमारे कॉन्शियसनेस जीव की शरीर में कैसे आती है, ये प्राण के माध्यम से आती है। वो सोल की जो इंटेलिजेंस है वो शरीर में कैसे आती है, ये भी प्राण के माध्यम से आती है। तो प्राणा जीव है। और प्राण दो प्रकार के अपने यहाँ बताए गए हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। तो द्रव्य प्राण है वो एक्चुअली तेजस वर्गणा है। ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ नहीं है लेकिन समझ में आना चाहिए कि तेजस वर्गणा ही प्राण का रूप लेती है। और जो भाव प्राण है वो आत्मा का गुण है, ये आत्मा से प्रकट होती है। प्राण जो एग्जिस्ट करते हैं, जो मैनिफेस्टेशन होता है वो केवल एक लाइफ के लिए होता है। तो हर लाइफ में प्राण का मैनिफेस्टेशन होता है। अगर दूसरा जन्म लेंगे तो दूसरी बार उसका मैनिफेस्टेशन होगा। और जब प्राण खत्म हो जाते हैं तो डेथ हो जाती है, ये मानते हैं। और प्राण जब शुरू में जब प्राण का इंस्टॉलेशन होगा तो जीवन प्रारंभ हो जाता है। तो प्राण से ही जीवन है और प्राण खत्म होने से मृत्यु होती है। प्राणा को अपने यहाँ 10 भाग में बने, 10 तरह के प्राण बताए गए हैं। एक तो है आयुष प्राण, जो हमारी बॉडी को जीवित रखते हैं प्री डिटरमिन्ड टाइम यूनिट्स तक। जितने आयुष कर्मा है उतने ही पीरियड तक आयुष प्राण काम करते हैं और जीवन रहता है। दूसरा है श्वासोच्छ्वास प्राण। ये हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। और ब्रीदिंग एंड ब्लड प्यूरिफिकेशन दोनों कंबाइंड है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। ब्रीदिंग केवल श्वासोच्छ्वास का मतलब केवल ब्रीदिंग नहीं है, ये ब्रीदिंग एंड ब्लड प्यूरिफिकेशन दोनों फंक्शन करते हैं। उसके बाद में शरीर बल प्राण, ये हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को बनवाता है, इसमें हेल्प करता है। फिर है वचन, और वचन बल प्राण और भाषा बल प्राण दोनों एक ही है। तो ये हमारे वोकल एक्सप्रेशन को ये रूप देते हैं, बोथ आर्टिकुलेट एंड इनआर्टिकुलेट। मतलब जो हम बोलते हैं या मनन करते हैं, दोनों ही केस में ये काम करती है। और एक है मन बल प्राण, जो हमारे माइंड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। और उसके बाद में 5 हमारे इंद्रिय प्राण है, चूंकि 5 इंद्रियां हैं तो 5 इंद्रिय प्राण हैं। तो ये जो हमारे इंद्रियां जो फंक्शन करती है उसके पीछे ये इंद्रिय प्राण होती है।
इंद्रिय प्राण है तो इंद्रियां काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये जो प्राण का जो मैंने आपको बताया कि इसमें भाव प्राण भी आते हैं, तो ये कर्मों के क्षयोपम से आते हैं, ये बताया गया है। तो अंतराय कर्म का क्षयोपम होना चाहिए नंबर 1, और दूसरा मति ज्ञान वर्णीय कर्म का क्षय होना चाहिए। ये दोनों होगा तभी प्राण काम करेंगे। और ये जो प्राण है जो हमारे बॉडी, स्पीच और रेस्पिरेशन के, ये नाम कर्म के उदय से इनका होता है, और आयुष कर्म, आयुष प्राण है वो आयुष कर्म के उदय से होता है। तो ये कर्मों से इनका डायरेक्ट रिलेशन है। मैंने आपसे अभी कहा था कि प्राण को फिजिकल फॉर्म में कैसे देखें, तो ये तेजस बॉडी, जो हमारा तेजस शरीर है उससे कनेक्टेड है। तो जो तेजस शरीर है वो प्राण बैंक की तरह से है, प्राण वहीं से ओरिजिनेट होते हैं। और ये लाइफ स्पान जो डिटरमिन करते हैं, जब तक तेजस शरीर रहेगा तब तक प्राण भी काम करेंगे। और कैसे ये बैंक कैसे काम करता है कि तेजस शरीर में जो तेजस वर्गणाएं हैं वो कंटिन्यूसली आती रहती हैं, और फिर प्राण का रूप लेकर के ये हमारे स्थूल शरीर में प्रकट होती है। और सभी तरह के ये फंक्शंस होते हैं ये प्राण के माध्यम से ही होते हैं, ये बताया गया है। और जो ही प्राण खत्म हो जाएंगे या तेजस शरीर हट जाएगा तो डेथ हो जाएगी, ये बताया गया। प्राण दो तरह से काम करते हैं। एक तो मैंने जैसे कहा कि हमारी जो चेतना है आत्मा की, और जो आत्मा की इंटेलिजेंस है वो बॉडी में आती है, वो स्थूल शरीर में आती है प्राण के माध्यम से। इसलिए शरीर भी हमारा चेतन हो जाता है, चेतन सा हो जाता है। हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में कहा गया है कि स्थूल शरीर भी चेतन सा व्यवहार करता है, वो चेतना उसमें प्रकट होती है प्राण के माध्यम से। और दूसरा यह है कि ये जितने हमारे बॉडी फंक्शंस हैं जितने बताए हैं उनको कंट्रोल करते हैं प्राण। तो दो कार्य कर रहे हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए कि ये जितने अभी टर्म्स आए हैं प्राण में, तो ये किसी ऑर्गन को रेफर नहीं करते हैं, ये एक्चुअली फंक्शनल यूनिट्स हैं। जो श्वासोश्वास है या जो मन प्राण है या जो शरीर प्राण है, ये सब जो है फंक्शनल यूनिट्स हैं। ऑर्गन्स को नहीं बताया गया, हमारे यहाँ ऑर्गन्स का नाम नहीं लिए गए। अब ये देखिए आप कि प्राण को समझे कैसे हम, तो थोड़ा सा मैं वैज्ञानिक पक्ष पहले यहाँ देना चाहूंगा कि विज्ञान ये कहता है कि हमारी जो ग्रॉस बॉडी है वो सेल से बनी होती है, और इन सेल्स में बायो इलेक्ट्रिसिटी होती है, बायो इलेक्ट्रिसिटी। और ये सभी प्राणियों में होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं या जो हमारे ये बोटेनिकल या जूलॉजिकल दोनों स्पेसीज हैं, सब में बायो इलेक्ट्रिसिटी होती है। और बायो जो सेल्स हैं वो बायो इलेक्ट्रिसिटी से ही काम करते हैं। मेटाबॉलिक एनर्जी वगैरह, सारे मेटाबॉलिक क्रियाएं वगैरह सब बायो इलेक्ट्रिसिटी से होती है। तो सारा काम शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। तो बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस बाय बायो इलेक्ट्रिसिटी या बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या, कैसे आता है शरीर में। तो साइंस का ये एक्सप्लेनेशन है कि ये एक्शन पोटेंशियल से आता है और इससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। एंड बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज एन एस्पेक्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बिना जीवन नहीं चलता, यह साइंस कहती है। बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या, बायो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ये कई बार समझने में भी डिफिकल्टी आती है। क्योंकि बायो इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में कई प्रकार की है। एक तो जनरल बायो इलेक्ट्रिसिटी है जो सारे सेल्स में होती है, एक कुछ अलग होती है जो हार्ट में है, एक कुछ अलग होती है जो ब्रेन में है, जहाँ अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग सोर्सेस हैं उन सबके। तो ये सारी बायो, लेकिन कुल मिलाकर के ये कहना चाहिए कि शरीर की जितनी क्रियाएं हैं साइंस ये कहती है कि बायो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से होती है।
और ये बायोइलेक्ट्रिसिटी ऐसी है कि नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से डिफरेंट है। जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बाहर होती है उसमें बायोइलेक्ट्रिसिटी में बहुत फर्क है। बायोइलेक्ट्रिसिटी शरीर से बाहर पैदा नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी। एंड बायोइलेक्ट्रिसिटी ये कहते हैं कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऐसा विज्ञान कहता है। इट्स मेनी टाइम्स मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव देन नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी। एंड बायोइलेक्ट्रिसिटी से ही सारा एंजाइम्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, सिंथेसिस होता है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। और ये सारे हमारे ऑर्गन्स का फंक्शन कंट्रोल करते हैं और हमारे डेवलपमेंट ग्रोथ में काम करती है। तो ये देखिए बायोइलेक्ट्रिसिटी की बहुत महिमा विज्ञान में कही गई है। मैंने कोटेशन नीचे दिया है कि सूक्ष्म शरीर दो प्रकार के हैं, तेजस और कार्मण। तेजस शरीर तेजस वर्गणाओं से बना हुआ विद्युत शरीर है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारे यहाँ कहा गया है कि तेजस शरीर विद्युत शरीर है, इसका विद्युत से कनेक्शन है। मैं अभी बायोइलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा था और यहाँ विद्युत शरीर, विद्युत की बात की जा रही है। दोनों एक ही चीज है, देखिए कितने समानता है। और इससे ही सारे स्थूल शरीर में सक्रियता, पाचन, दीप्ति और तेज बना रहता है। तो यह सारा तेजस शरीर का काम है, तेजस वर्गणाओं का काम है। और कार्बन शरीर के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। तो दोनों में समानता है। आप ये देखिए, इतना समझने के बाद में अब हम प्राण की व्याख्या करना चाहेंगे। ये कोटेशन आपने कहाँ से लिया है सर? मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा जी। अरे रेफरेंस एक किताब में है, वो किताब में आपको सबको बता दूंगा। ये जो आयुष प्राण, पहले सबसे पहले तो आयुष प्राण क्या है? तो आयुष प्राण इज एसेंशियल कंडीशन ऑफ लाइफ। अगर आयुष प्राण है तो जीवन जीवन है, बाकी नहीं है। और ये आयुष कर्मा के उदय से होता है इसमें। तो ये जिस प्रकार बायो इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में काम कर रही है, वही काम एक्चुअली आयुष प्राण कर रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि हर सेल बायो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें आयंस होते हैं। तो बायो इलेक्ट्रिसिटी आयंस के रूप में होती है, ये फोटॉन्स के रूप में नहीं होती। और ये जो आयंस होते हैं, ये साइंस कहती है कि ये जो नॉर्मल आयंस होते हैं जो बाहर, शरीर के बाहर, उनसे बहुत डिफरेंट है। शरीर के अंदर जो बायो इलेक्ट्रिसिटी के आयंस हैं वो नॉर्मल आयंस से बहुत डिफरेंट है। तो वो डिफरेंस कैसे आया और कैसे वो काम करता है? तो मेरा यह मानना है कि ये आयुष प्राण है, ये इस आयंस के साथ में काम करते हैं और इनकी शक्ति को बढ़ाते हैं, उसको ऑगमेंट करते हैं, और फिर ये एक बायो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हमारे शरीर में काम करती है। तो जो नॉर्मल बायो इलेक्ट्रिसिटी शरीर में है वो बाहर नहीं बन सकती, क्योंकि बाहर ये आयुष प्राण नहीं है। शरीर के अंदर चूंकि आयुष प्राण है, वो इन आयंस की शक्ति को बढ़ाते हैं और ये फिर बायो इलेक्ट्रिसिटी में काम करते हैं। तो इसलिए बायो इलेक्ट्रिसिटी को हम आयुष प्राण से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो आयुष प्राण है वो बेसिक प्राण है। ये प्राण होगा तभी दूसरे सारे प्राण होंगे। इसलिए, और ये प्राण तभी तक बने रहते हैं जब तक आयुष कर्म बने रहते हैं। तो आयुष कर्म आयुष प्राण का संबंध है। जब तक आयुष कर्म है तब तक आयुष प्राण भी है। अब हम श्वासोश्वास प्राण की बात करें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पहली बात तो यह समझना है कि श्वासोश्वास है क्या। देखिए, यहाँ किसी ऑर्गन की बात नहीं की, लंग्स की बात नहीं की है ग्रंथ में। ये तो श्वास प्रणाली की बात कर रहे हैं। तो ये दो इसके पार्ट हैं, मतलब ये इनहेलिंग और एक्सेलिंग प्रोसेस हुआ। ये कहता है श्वासोश्वास दो प्रोसेस है। तो एक तो हम एयर को इनहेल कर रहे हैं और फिर इसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इसमें आप सप्लाई कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सहेल कर रहे हैं। तो ये सारा इसमें आ गया। और ये सब हम मानते हैं कि ये काम लंग्स करता है। ये लंग्स अकेला नहीं करता है, लंग्स हार्ट के साथ मिलकर काम करता है। लंग जो है हार्ट के साथ मिलकर काम करता है। कैसे करता है? जो ब्लड है
जो कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड इज सेंट बाय हार्ट टू लंग्स। तो हार्ट से लंग में ब्लड जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और फिर वो वहां लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है, फिर वो ब्लड हार्ट को जाता है, और फिर हार्ट सारे पार्ट्स में सप्लाई करता है, बॉडी पार्ट्स में, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से कलेक्ट करके लाता है, लंग्स में भेजता है। तो एक्चुअली जो श्वास उश्वास की बात अपने यहाँ कही गई है, वो दोनों के फंक्शंस इसमें शामिल हो गए। हार्ट और लंग दोनों मिलके कर रहे हैं, अकेला नहीं कर सकते, ना अकेला हार्ट कर सकता है, ना अकेला लंग्स कर सकता है ये काम। तो इसलिए ये जो श्वासोश्वास प्राण की बात हम करते हैं, तो ये लंग्स और हार्ट को साथ रख करके इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। अब चूंकि सारे प्राण का कनेक्शन बायो इलेक्ट्रिसिटी से, मैंने आपसे कहा, अब हार्ट क्या देखो, हार्ट में क्या है, एक डेडिकेटेड सोर्स है, ये अपन जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हार्ट की अलग इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है, हार्ट को आप बाहर निकाल के रख दीजिए तब भी धड़कता रहता है, क्योंकि उसका अपना सोर्स है। तो ये जो हार्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वो श्वासोश्वास प्राण की वजह से बन रही है, क्योंकि हार्ट और लंग्स कनेक्टेड है। हार्ट काम करेगा तो लंग्स काम करेगा, और ये डेडिकेटेड सोर्स है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ दिया गया है और बताया गया है, ये डेडिकेटेड सोर्स है, वो प्राण की वजह से है। फिर आते हैं हम शरीर प्राण। शरीर प्राण क्या है? जो इससे शरीर बनता है, ये है। और शरीर कैसे बनता है? शरीर बनता है, एक सेल होता है पहले, फिर सेल्स डिवाइड होते हैं, और फिर सेल्स डिवाइडेड सेल आपस में अरेंज करते हैं, हर बॉडी का निर्माण करते हैं। तो बेसिक चीज ये है कि वो सेल डिवाइड कैसे करता है? सेल डिवाइड करता है मेटाबॉलिज्म, जहां तक मैं समझता हूँ। मेडिसिन वाले और बायोलॉजी वाले इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है हमारे शरीर में, उसकी वजह से सेल्स डिवाइड करते हैं। तो इस प्रोसेस को ये प्राण कंट्रोल करता है, शरीर प्राण, और इसकी वजह से शरीर का निर्माण होता है। फिर आते हैं हम इंद्रिय प्राण के ऊपर। इंद्रिय प्राण क्या है? पहले तो ये समझे कि इंद्रियां क्या है। तो इंद्रियां के दो भाग अपने यहाँ बताए गए हैं, निवृत्ति और उपकरण। इंद्रिय के दो पार्ट है, निवृत्ति और उपकरण। अब ये उपकरण क्या है? देखिए, ब्रेन का अपने यहाँ कहीं उल्लेख नहीं आता है जैन ग्रंथों में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है शरीर का, लेकिन ब्रेन का कहीं उल्लेख शरीर में नहीं आता, कहीं ग्रंथों में नहीं आता। तो ये जो उपकरण है वो एक्चुअली ब्रेन को कहा गया है। क्या होता है कि जितनी हमारी इंद्रियां हैं सब ब्रेन की सहायता से काम करती हैं। ब्रेन जो इंद्रियां हैं वो सेंसिंग एपरेटस है, सेंस करती है, और लेकिन उसकी पूर्णता तभी होती है जब ब्रेन के साथ में कनेक्ट करती है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है सेंस सिग्नल को। तो उपकरण है वो एक्चुअली ब्रेन है, जो अपने यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन मैं हर से उसका उपकरण का मतलब ब्रेन लगाता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल आपको ये बताता हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताना चाहूँगा। ये देखिए आप, ये चित्र देखिए, ये हमारी जितनी इंद्रियां हैं, चाहे चक्षु इंद्रिय है, ये घ्राण है, ये रसना इंद्रिय है, ये श्रोत्र इंद्रिय है, ये सारी इंद्रियां, ये उपकरण है, ब्रेन उससे कनेक्टेड है। और देखिए सारी रचना देखिए हेड की, यही सारी इंद्रियां हैं, यही ब्रेन है। तो सारी इंद्रियां इस ब्रेन उपकरण से कनेक्टेड होती है, और फिर ये मिलकर के सारा सेंसिंग सिस्टम बनाता है। तो ये अपने यहाँ एक्चुअली ये कहा गया है कि उपकरण जो है वो ब्रेन है। तो जो इंद्रियों का काम है वो दोनों को मिलकर देखना चाहिए। हमारी इंद्रियां, निवृत्ति प्रॉपर और ब्रेन, दोनों को मिल करके सेंसिंग सिस्टम बनता है। अकेली इंद्रियां काम नहीं करती है। तो इसलिए ब्रेन में भी एक डेडिकेटेड सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी। ब्रेन में काफी वाट, आई थिंक 20 वाट से करीब बिजली पैदा होती है। जैसे हार्ट में है वैसे ब्रेन में भी है। तो ब्रेन का जो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है वो इंद्रिय प्राण है। तो प्राण सारी बायो इलेक्ट्रिसिटी
जनरेट कर रही है, उससे कनेक्टेड है। तो इंद्रिय प्राण हमारी ब्रेन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उससे कनेक्शन है। वचन प्राण ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था लेक्चर में, तो इसको समझने के लिए इस लेक्चर में काम करेंगे। नॉर्मली हम लोग क्या इसका अर्थ लगा लेते हैं कि साउंड प्रोड्यूस होती है हमारे माउथ से, हमारे मुंह से, और उसको हम वचन कह लेते हैं। तो ये जो साउंड हमारे मुंह से प्रोड्यूस होती है वो तो एक जो एयर के माध्यम से जानते हैं प्रोपोगेट करती है, तो वो तो बहुत दूर नहीं जाती, वो तो थोड़ी सी दूर जा सकती है, जाती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत कुछ कहा गया है कि दो तरह के स्पीकर्स हैं। अपने यहाँ कहा गया है कि एक तो जो पावरफुल स्पीकर है और एक वीक स्पीकर है। जो पावरफुल स्पीकर है उसमें ये कहा गया है कि ये जो उसकी जो वचन है वो सारे लोक में ट्रेवल कर सकती है। अब हम जानते हैं कि आवाज तो ट्रेवल नहीं करती, वो तो एयर के माध्यम से थोड़ी दूर जाती है। तो इसको समझने की आवश्यकता है ऐसा कैसे होता है। और जो वीक स्पीकर है उसकी आवाज फाइनाइट डिस्टेंस तक की जाती है, बहुत डिस्टेंस आगे तक नहीं जाती। अब देखिए वचन क्या है। वचन इज नॉट साउंड। वचन का मतलब ये होगा साउंड प्लस मीनिंग। स्पीच इज साउंड प्लस मीनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मुंह से तो केवल आवाज निकलती है, वो वचन नहीं है। उसमें मीनिंग जब तक नहीं होगा हमारे लिए और दूसरों के लिए तब तक वो स्पीच नहीं कहलाएगी। तो वचन रेफर्स टू सिस्टम ऑफ साउंड प्रोडक्शन एंड एसोसिएटेड डिवाइस दैट इम्पार्ट्स मीनिंग टू दिस साउंड। और इस साउंड को मीनिंग कौन देता है? ये ब्रेन प्रक्रिया, ये ब्रेन में होती है ये बात। ये हमारे जो मुंह से नहीं होते, मुंह से केवल साउंड निकल रही है, लेकिन जो उसको मीनिंग देता है वो ब्रेन है और मन है उसके साथ में। और ब्रेन में भी पर्टिकुलरली टेम्पोरल लोब है, वो इसमें एसोसिएटेड है। साइंस भी यही कहती है कि ये स्पीच प्रोडक्शन और स्पीच रिकॉग्निशन से कनेक्टेड है, टेम्पोरल लोब। तो ये वहां से कनेक्टेड है। अब होता क्या है कि जब हम बोलते हैं तो एक हमारा मेंटल रिजोल्व होता है बैठने का। हम हमारा मेंटल मन कहते हैं, मन का इसमें योग रहता है बोलने में और स्पीच में। तो मेंटल रिजोल्व होता है हमारा कि हम बोल रहे हैं उसको। और ये जो भाषा वर्गना है वो फिर ब्रेन अट्रैक्ट करता है। देखिए बहुत डिफरेंस है। जो हमारा मुंह से जब बोलते हैं तो वो हम भाषा वर्गना मुंह में नहीं आ रही, क्योंकि मुंह से तो केवल साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जो उसका अर्थ निकल रहा है वो तो ब्रेन में निकल रहा है। तो ब्रेन द्वारा भाषा वर्गनाएं ग्रहण होती है। याद रखिए ये सारी वर्गनाएं चतुष्पर्शी हैं। ये मैंने बहुत पहले कहा था, इसको समझने की आवश्यकता। चतुष्पर्शी है, ये अष्टस्पर्शी नहीं है। जो हवा है जो मुंह से बोलते हैं, जो आवाज मुंह से साउंड निकल रही है वो तो अष्टस्पर्शी है, और भाषा वर्गना है चतुष्पर्शी। तो ये ब्रेन अट्रैक्ट करता है। तो जो टेम्पोरल लोब है जो भाषा वर्गना अट्रैक्ट करता है, जब हम बोलते हैं तो भाषा वर्गना ब्रेन में अट्रैक्ट हो रही है और उसमें उस वर्गना में मीनिंग ब्रेन के द्वारा उसमें मीनिंग हो जाता है, इम्पार्ट करती है मीनिंग उसको। और उसके बाद में ये वर्गना वापस कॉस्मोस में चली जाती है। तो वर्गना भाषा वर्गना ब्रेन में आई, उसमें मीनिंग इम्पार्ट हुआ, फिर चला गया। जो ये स्पीच के साथ में ये काम करता है सारा सिस्टम। अब देखिए ये जो वर्गना है जो चतुष्पर्शी हैं वो अगर सारे लोक में जा सकती हैं अगर पावरफुल स्पीकर है तो, और बाकी अदरवाइज ये कुछ डिस्टेंस तक जाएंगी। और चूंकि चतुष्पर्शी हैं ये तो काफी डिस्टेंस कवर कर लेती हैं। नॉट साउंड इन एयर, दैट इज नॉट द मीनिंग हियर। तो ये जो पावरफुल स्पीकर है उसका मतलब ये है कि उसका प्राण काफी ज्यादा है, ये कहना चाहिए। तो ये जो मैंने आपसे कहा है कि फॉर दिस टू हैपन ब्रेन मस्ट हैव पावर टू अट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज वर्गनास।
and this power is provided by Vachan Prana. This is what Vachan Prana is doing. It attracts the varganas and discharges them. अगर इनआर्टिकुलेट स्पीच भी है, जब मन ही मन हम बोल रहे हैं, हमारा उच्चारण नहीं हो रहा, तब भी भाषा वर्गना आएंगी ब्रेन में और जाएंगी. तो ब्रेन इज एसेंशियल फॉर स्पीच एंड हियरिंग. इसीलिए ब्रेन, स्पीच के लिए ब्रेन होना बहुत आवश्यक है. 5 इंद्रिय जीव जो हैं उनमें ब्रेन होता है, लेकिन विजन के लिए आवश्यक नहीं है. जैसे जो चतुर्इंद्रिय जीव हैं उनमें विजन है लेकिन हियरिंग नहीं है, और उनमें ब्रेन भी नहीं है. और जो पंचेंद्रिय जीव हमारे जैसे जो संगी जीव हैं उनमें स्पीच है तो ब्रेन भी है. याद रखिए, तो जो जहाँ हियरिंग और स्पीच होगी वहाँ ब्रेन जरूरी होगी. बिना ब्रेन के स्पीच एंड हियरिंग काम नहीं कर सकती, विजन काम कर सकता है. और अब क्या हुआ कि अगर ये जो भाषा वर्गना हम डिस्चार्ज कर रहे हैं ब्रेन से, तो वो बहुत दूर तक जा रही हैं. और कोई आदमी अगर इसमें सक्षम है तो वो इस भाषा वर्गनाओं को ग्रहण कर सकता है और हमारी स्पीच को सुन सकता है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान तीर्थंकर के आप देखिए संवत्सरण होता है तो भगवान बोलते नहीं है, हम बोलते हैं और भगवान सुनते हैं. तो कैसे सुनते हैं? वो तो संवत्सरण तो बहुत बड़ा होता है, कोई आज की छोटी जगह नहीं होती, जहाँ पशु भी हैं, मनुष्य भी है, देव भी है, बहुत बड़ा एरिया होता है. तो आवाज नहीं पहुंचती भगवान तक, भगवान के पास में भाषा वर्गना पहुंचती है, और भाषा वर्गना भगवान ग्रहण करते हैं और वो समझ जाते हैं. उनके पास में यह क्षमता है कि वो उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो वो और फिर जवाब देते हैं बिना बोले, दिव्य ध्वनि के माध्यम से. वो भाषा वर्गना ही अपने वहां से एमिट करते हैं जो हमारे तक पहुंचती है, और उनके कारण ही हम समझ पाते हैं भगवान क्या कह रहे हैं. तो सारा कम्युनिकेशन भाषा वर्गना के माध्यम से हो रहा है. और ऐसे कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का कोई अर्थ नहीं रहता. लैंग्वेज तो हमारे मुंह में, जो हमारी जो भाषा हम जो मुंह के द्वारा जो हम जो भाषा ग्रहण करते हैं उसमें लैंग्वेज का फर्क पड़ता है. इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तरह तरह की. लेकिन जो ब्रेन से जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो भाषा, वो उसमें भाषा का कोई अर्थ नहीं है. ये जैसे कंप्यूटर में करते हैं कि एक तो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है और एक मशीन लैंग्वेज होती है. तो मशीन लैंग्वेज से एक ही होती है और यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज कई हो सकती है. उसी तरह का सिस्टम है. तो इसलिए भगवान सभी तरह की भाषा समझते हैं और सभी तरह की भाषाओं में जवाब दे देते हैं. और ये कहा गया है कि तीर्थंकर भगवान 718 भाषाओं में अपना कम्युनिकेशन करते हैं. जैसे 18 तो महाभाषा है जो मनुष्य समझते हैं, 700 क्षुद्र भाषा है जो पशु समझते हैं. तो ये क्षमता उससे आती है. और मेरा ऐसा मानना है कि जो मन पर्याय ज्ञानी भी जो हमारे मन को समझता है वो भी शायद इसी भाषा वर्गना के माध्यम से. हम कुछ बोल रहे हैं तो भाषा वर्गना हमारे ब्रेन से निकल रही है. मन पर्याय ज्ञानी में वो क्षमता होती है उन वर्गनाओं को ग्रहण करे और समझे, तो हमारे मन को बात को समझ लेता है. एक अंतिम है मन बल प्राण. इसको थोड़ा सा समझने ये थोड़ा सा अलग है. मन बल प्राण क्या है कि इसकी वजह से मन हमारा काम करता है. तो मन जो है हमारा सूक्ष्म है, मनोवर्गणों से बना है. और मन और ब्रेन, जो हमारा मन है वो ब्रेन से कनेक्टेड है. तो ये जो ब्रेन और मन का जो कनेक्शन बनता है वो मेरे साथ मैं समझता हूँ मन बल प्राण के हिसाब से बनता है. तो अगर ये प्राण है तो मन और ब्रेन में कनेक्शन है, और ब्रेन काम करेगा और मन काम करेगा. ये होने से अब मैं थोड़ा पर्याप्ति की बात करता हूँ. ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया था, मैं वापस इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो पर्याप्ति हैं वो पौद्गलिक हैं और प्राण और पर्याप्ति में कार्य कारण संबंध है. अगर प्राण है तो पर्याप्ति है, बाकी नहीं है. और पर्याप्ति क्या है? इट्स नेसेसरी प्रिपरेशन फॉर न्यू लाइफ. नई लाइफ, नया जीवन जब प्रारंभ होता है तो पर्याप्ति होती है शुरू में. मतलब
जीवन की तैयारी होती है, प्रिपरेशन है सबसे पहले। इस जीवन में इस भव में जीवन कैसे प्रारंभ होगा उसका निर्णय तो पिछले भव में ही हो गया। कर्म बंध वही हो गया हमारे, इस भव में हमको कौन सी योनि मिलेगी, क्या हमारा जेंडर होगा, किस प्रकार का शरीर होगा, सारे निर्णय पहले हो चुका है। सवाल यह है कि उन निर्णयों का एग्जीक्यूशन इस जीवन में हो रहा है। तो यह पर्याप्ति से संबंध रखता है कि कैसे एग्जीक्यूशन होता है, यह पर्याप्ति का संबंध रखता है। पर्याप्ति 6 बताई गई। आहार पर्याप्ति, ये अगर है फूड बायो पोटेंशियल तो हम भोजन लेंगे और भोजन का पाचन करेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ नरिशमेंट, आहार पर्याप्ति से। अगर शरीर पर्याप्ति है तो शरीर की रचना होगी। अगर इंद्रिय पर्याप्ति है तो सारे इंद्रियां फंक्शन काम करेंगी। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है तो हमारा श्वास सिस्टम काम करेगा। भाषा पर्याप्ति है तो हमारा स्पीच सिस्टम काम करेगा। और मन पर्याप्ति है तो मन काम करेगा। ये सारी पर्याप्त है। देखो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि डेवलप कब होती है, तो जीवन के प्रारंभ में ही इन पर्याप्तों की पूर्णता हो जाती है। कब होती है? जीवन प्रारंभ कैसे होता है? जाइगोट बनता है। ये हम जाइगोट को होता है, मैं बता दूं अगर कुछ लोगों को नहीं मालूम हो। द स्पर्म ओवा जब मिलते हैं, जो सेल बनता है, जब फर्स्ट सेल, उसको बोलते हैं जाइगोट। तो ये लाइफ की शुरुआत है। और जैन दर्शन ये मानता है कि इस जाइगोट में ही आत्मा प्रवेश करती है। तो आत्मा जब प्रवेश करती है उसके बाद में पर्याप्तों की पूर्णता होती है। और ये कहा गया है कि अंतर मुहूर्त में पर्याप्तों की पूर्णता हो जाती है। अंतर मुहूर्त हमारे यहाँ कहने का तरीका है, मतलब कुछ ही मिनट में सारी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं। तो उस कुछ मिनट में ऐसा क्या हो जाता है, केवल जाइगोट है उस समय और कुछ नहीं है, कि जब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है। इसको समझने की आवश्यकता है। कुछ ही मिनट में ऐसा क्या परिवर्तन हो जाता है। ये मैं कोटेशन दे रहा हूं आपको। योनिभूत वीर्य की स्थिति जगन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 12 मुहूर्त की होती है। गर्भ में प्रवेश पाते समय जीव का पहला आहार ओज और वीर्य होता है। वे स्व प्रायोग्य पुद्गलों का आकर्षण और संग्रह करते हैं। गर्भज प्राणी का प्रथम आहार रज वीर्य के अणुओं का होता है। और फिर देवता के बारे में क्या, देवता अपने अपने स्थान में पुद्गलों का संग्रह करते हैं। और यही बात कही गई है। और ये कहता है कि प्राणी पौद्गलिक शक्तियों का क्रमिक निर्माण करते हैं और प्रत्येक प्राणी के उत्पत्ति स्थान में कुछ न कुछ तारतम्य रहता है, वो ठीक है। तो सारी पौद्गलिक शक्तियों का क्रमिक विकास होता है, लेकिन कुछ मिनट में हो जाता है। और सबसे पहले होती है आहार पर्याप्ति। 6 पर्याप्ति बताई मैंने। सबसे पहले पूर्णता होती है आहार पर्याप्ति। अब ये कैसे हुआ? देखिए, यहाँ तो बताया कि रजवीर का आहार ग्रहण करता है। ये होता क्या है एक्चुअली? देखिए, जाइगोट बना है ना, तो जाइगोट बना शरीर के माँ के शरीर में माँ के शरीर में जाइगोट बना। तो जाइगोट जो है वो माँ के शरीर का भाग है, पहले जब बना तब। अब जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो वो आत्मा का शरीर बनता है। तो सबसे पहली चीज क्या हुई कि आत्मा जब उसमें शरीर में उस जाइगोट में प्रवेश करेगी तो जाइगोट का ट्रांसफर हो गया। पहले वो माँ की आत्मा के साथ में था, अब ये नए जीव की आत्मा के साथ हो जाता है। आप देख रहे हैं ना, जाइगोट ट्रांसफर हो रहा है। के लिए एक आत्मा के साथ पहले था, अब दूसरी आत्मा के साथ आ रहा है। ये आहार पर्याप्ति है। और यही हमारे यहाँ कहा गया है कि रजवीर्य का आहार सबसे पहले ग्रहण करता है। तो रजवीर्य से ही जाइगोट बना और जाइगोट को सबसे पहले आने वाले जीव ने ग्रहण किया। सबसे पहली चीज तो ये हुई। तो ये आहार पर्याप्ति हो गई, आहार ग्रहण कर लिया उसमें जाइगोट का जीव ने। और फिर बाद में क्या होगा कि जीव को
पहले उस जायगोट में जो कार्बन शरीर तेजस शरीर थे वो भी माँ के थे। अब ये जो जीव आया नया, उसके अपने कार्बन शरीर और तेजस शरीर है, मतलब इनका भी एक्सचेंज होता है। देखिए आप, पहले उस जायगोट में कार्बन शरीर तेजस शरीर माँ के थे, अब इस जीव के हो जाएंगे तो कार्बन शरीर तेजस शरीर का भी एक्सचेंज हो रहा है। और ये भी अंतर्मूर्त, मतलब ये जल्दी जल्दी हो रहा है, अंतर्मूर्त में कुछ मिनटों में होता है। तो ये हुई हमारी आहार पर्याप्ति की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम थोड़ी यहाँ साइंस के भी यूज करते हैं। जायगोट में अपना डीएनए है और साइंस ये मानती है कि जितना भी डायरेक्शंस होते हैं शरीर के निर्माण में, वो सारे डायरेक्शंस कोड वगैरह सब डीएनए में रहते हैं। और यही सारा, उसी में सारा आर्किटेक्चर है, उसी में सारा कंस्ट्रक्शन प्लान है। और जैन धर्म कहता है कि नहीं, ये तो नामकर्म में है, ये डीएनए में नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि डीएनए में ये सारा कोड जो होगा नए जीव के अनुसार, नए जीव के अनुसार है। उसका कार्बन शरीर नया हो गया उस जायगोट में, तेजस शरीर नया हो गया, तो अब उस डीएनए में परिवर्तन होता है। जो पहले डीएनए था माँ का, और फिर मतलब माँ बाप का हो गया, और अब इस जीव का हो गया। तो जीव अपने अनुसार इस डीएनए की रचना को संशोधित करती है। ये पर्याप्ति है, क्योंकि यही हो सकता है कुछ मिनट में, और कोई संभावना नहीं है वहां जायगोट में। तो सबसे पहले तो ये होता है कि शरीर का डिवीजन होना, ये सॉरी, इसमें सेल का डिवीजन होना चाहिए शरीर में, तभी शरीर आगे बढ़ेगा, जायगोट से आगे बढ़ेगा। तो सेल डिवाइड करता है। तो ये सेल डिवाइड करने की क्षमता, मेटाबॉलिज्म होगा उसमें, इसकी पूर्णता का नाम है शरीर पर्याप्ति। मतलब जायगोट में नया जीव आने के बाद में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नए जीव के शक्ति के अनुसार होगा, ये शरीर पर्याप्ति, क्योंकि उससे शरीर बन जाएगा आगे। उसके बाद में हमारे यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है, जो शरीर बनेगा, पूरा शरीर बनता है, ठीक है, लेकिन कई बार देखते हैं कि शरीर पूरा नहीं बनता, फिर भी जीव पैदा होता है, डेफिशिएंसी होती है कई प्रकार की। तो सवाल यह है कि जो मिनिमम एसेंशियल क्या है शरीर में, जिससे कि जीव सर्वाइव कर सकती, बॉडी सर्वाइव कर सकती है। तो 3 चीजें अपने यहाँ बताई गई हैं, वो एसेंशियल है। क्या है? एक तो हार्ट लंग सिस्टम, दूसरा ब्रेन इंद्रिया, और तीसरा स्पीच। ये 3 चीजें आवश्यक हैं। ये अगर हैं तो मनुष्य योनि में सफलता है। तो इंद्रिय पर्याप्ति का मतलब ये हुआ कि ये डीएनए में ये चेंज कर देगी कि ये सेंस ऑर्गन और ब्रेन ठीक से बने। जो इंद्रिय प्राप्ति का मतलब हुआ कि डीएनए में वो चेंजेस जो सेंस ऑर्गन और ब्रेन बने और ठीक से काम करे, नहीं तो जीव चलेगा नहीं, फिर आगे जीवन चलेगा नहीं। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति ये क्या कहती है कि ये, इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए में वो चेंज होना आवश्यक है कि हार्ट लंग सिस्टम बने और काम करे। ये केवल शक्तियों का केवल यहाँ निर्माण हो रहा है, शरीर का निर्माण नहीं हो रहा है। और इसी प्रकार से वचन पर्याप्ति, ये मतलब हुआ कि हमारा स्पीच सिस्टम ठीक से काम करेगा, जैसा मैंने पहले बताया। तो ये तीनों प्रकार की पर्याप्तियां की शक्तियों की पूर्णता होती है, केवल शक्तियों की पूर्णता होती है और कुछ ही मिनट में हो जाती है। और अगर ये शक्तियां पूर्ण हो गई तो पर्याप्त कहलाएगा जीव, और उसके आगे शरीर की रचना होगी, नहीं तो आगे नहीं होगी। और केवल एक मना पर्याप्ति और रहता है कि मना पर्याप्ति का मतलब क्या हुआ कि मन तो बना नहीं, केवल जायगोट है अभी यहाँ, मन तो बाद में बनता है। तो शायद एक फील्ड बन जाता है इसके माध्यम से उस जायगोट के अराउंड, और जो बाद में मन में परिवर्तित हो जाता है। जब ब्रेन बन जाएगा तब मन बनेगा। तो ये मैंने आपको जो मेरी समझ है
वो मैंने प्राण और पर्याप्ति की व्याख्या आपके सामने की, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। अगर हम मानते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि हमारे आचार्यों को ये पता था कि जो शरीर जो है वो सेल स्ट्रक्चर का होता है, क्योंकि इसमें सेल की बात आई है, सेल में सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो आचार्यों ने सेल नाम की कुछ चीज, कोई शब्द नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उनको मालूम था कि सेल स्ट्रक्चर है बॉडी का। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है कार्बन शरीर में, वो इस सेल में ट्रांसफर होती है। उनको मालूम था ये पर्याप्ति है, और उनको ये भी मालूम था कि कुछ ही मिनटों में हो जाता है, ये पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। ये सारा ट्रांसफर जो है, पहले तो जाइगोट ट्रांसफर हुआ, फिर कार्बन शरीर, तेजस शरीर ट्रांसफर हुआ, और फिर पर्याप्त हो गई, कुछ ही मिनट में हो गया। तो ये सारा काम कुछ ही मिनट में हो गया। मतलब ये सारा ज्ञान था उनको, तभी तो उन्हें पर्याप्त की परिभाषा की, बाकी वो नहीं कर पाते। तो मैं और आगे बढ़ूं या यहीं रुक जाऊं? अनिल जी, टाइम क्या हो गया? ये टाइम तो 50 मिनट हो गया साहब। नहीं, पर आगे बढ़िए आप प्लीज। हाँ, अभी और स्लाइड 2-3 ही रह गई है मेरे ख्याल में, जिस तरह से दिख रहा है। हाँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्शन है, और इससे हमको बहुत कुछ समझ में आता है। होता क्या है कि हमारे शरीर में बायोफोटॉन्स का एक वीक लाइट उत्पन्न होती है हमारे शरीर में, और ये बात बहुत पहले मालूम थी कि हमारे शरीर में कोई वीक लाइट होती है, लेकिन उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे थे। तो लगभग 50 वर्ष तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई इसमें। फिर 1950s में फिर हमने कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाई, कुछ लाइट को हम मेजर कर सके। तब हमको इसके बारे में स्टडी किया हमने कि लाइट क्या है। तो फिर ये पता चला कि ये जो लाइट है वो शरीर में पैदा हो रही है, और ये काफ़ी काम करती है। और इस लाइट को उन्होंने, साइंटिस्ट ने जिन्होंने इसको खोज की, उन्होंने बायोफोटोन का, ये एक्चुअली जो लाइट फोटोन, बाहर जो लाइट फोटोन बहुत डिफरेंट है, उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं हमारे शरीर में। तो उन्होंने उसको बायोफोटोन्स का, एक प्रकार की लाइट है ये, जो शरीर में उत्पन्न हो रही है, और केवल शरीर में ही होती है, बाहर नहीं होती। और फिर इसका स्टडी हुआ का तो ये कहता है कि जितने शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, हमारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सब बायोफोटोन कंट्रोल करते हैं। ये बायोफोटोन की स्टडी करती है, और ये काम नॉन थर्मल फोटोन कर सकते हैं, थर्मल फोटोन नहीं कर सकते। मतलब थर्मल फोटोन जो बाहर होते हैं वो ये काम शरीर का नहीं कर सकते, ये केवल बायोफोटोन ही काम कर सकते हैं। और ये फिर कहा गया है कि ये जो नॉन थर्मल फोटोन्स हैं, दे प्रोवाइड राइट क्वांटम ऑफ एनर्जी एट राइट प्लेस एट राइट टाइम फॉर मिलियंस ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर सेल। हर सेल में अरबों रिएक्शन 1 सेकंड में होते हैं, और वो तभी हो सकते हैं जब उनको राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले, और ये काम बायोफोटोन करते हैं, ऐसा ये विज्ञान कहता है। और ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी के डिफरेंट सभी पार्ट्स बायोफोटोन एमिशन होता है वहाँ। काउंट इज रफली 10 to 100 काउंट्स पर सेकेंड पर सेल। बहुत कम होते हैं, लेकिन बायोफोटोन अगर एक भी है तो सारा काम कर सकता है। ये बड़ी विशेषता है बायोफोटोन में। और ये बायोफोटोन जो है सभी प्राणियों में होते हैं, पेड़ पौधों में होते हैं, मतलब सभी जीवों में होते हैं। ये भी बात रिसर्च से मालूम हुई। और फिर ये बात कही गई है कि इट इज इम्पॉसिबल दैट थर्मल फोटॉन्स में ट्रिगर द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम। थर्मल फोटोन नहीं कर सकते, इट इज ओनली बायोफोटॉन्स व्हिच कैन डू इट, एंड थियोरेटिकली 1 बायोफोटोन पर सेल
could be sufficient for activating 10⁹ reactions per second. जो हमारे सेल में रिएक्शंस होते हैं 1 अरब रिएक्शन भी एक बायोफोटोन कंट्रोल कर सकता है. ये साइंटिफिक स्टडी है. Provided the biophoton originates from a coherent photon field. अगर ऐसा है तो ये बायोफोटोन सारा काम कर सकती है. अगर if the biophoton is coming out of a coherent photon field. और जितने ऑब्जर्वेशंस लेबोरेटरी में हुए हैं वो ये कहते हैं कि हमारे बॉडी में कोहेरेंट फोटोन फील्ड है. तो वो कहाँ है? वो कहते हैं कि ये नॉर्मली डीएनए में है. उनका सोर्स डीएनए है. डीएनए में ये कोहेरेंट फील्ड है और उससे बायोफोटोन एमिट करते हैं. कोहेरेंट का मतलब आप समझते हैं कि इनफेज होती है. जब सारे वेव्स इनफेज होती है तो उसको हम कोहेरेंट बोलते हैं. और कोहेरेंट का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ये दिखाया है. It results in properties that are characteristics of biological systems, which includes high efficiency of energy transfer. हमारे शरीर में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है which have almost 100% efficiency, कोई लॉस नहीं होता है. Ability to communicate at all levels within cells. एक सेल में कम्युनिकेशन होता है सब जगह. Between cells, सारी बॉडी में कम्युनिकेशन हो रहा है. And between organisms of the same species, which are operating at the same frequencies. तो एक प्राणी दूसरे प्राणी, एक मनुष्य दूसरे प्राणी दूसरे मनुष्य से भी कम्युनिकेट कर सकता है. आजकल ये मनुष्य में क्षमता नहीं है, पहले शायद प्राचीन काल में थी ऐसी, लेकिन दूसरे जीव आज भी करते हैं. जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी की रानी कहीं रहती है और मधुमक्खियां कहीं रहती है और आपस में कम्युनिकेट करती हैं. और वो रानी अगर नहीं हो तो मधुमक्खियां कुछ काम नहीं कर सकती. और रानी किसी भी डिस्टेंस पे हो मधुमक्खियां काम करेंगी. तो वो कम्युनिकेट कैसे करती है? तो इनमें वो क्षमता है उनमें. तो बायोफोटोन emission is indicative of an endogenous innate electromagnetic field pervading the entire organism. क्योंकि बायोफोटॉन्स देख रहे हैं इसलिए ये कहना है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे सारे शरीर में है, होना चाहिए. ये विज्ञान कहता है कि है. और ये जो बायोफोटॉन्स हैं वो इसी मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होते हैं, वहीं से उत्सर्जन करते हैं. अब बायोफोटॉन जो साइंस कहती है कि डीएनए इसका सोर्स है. अब सवाल ये है कि क्या हम जैन दृष्टि से अब देखें तो क्या हमारा जो कार्बन शरीर है क्या वो कोहेरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है? अगर ऐसा है तो संगति बैठती है. और मैंने आपसे पिछली लेक्चर में भी कहा था कि जो चतुष्पर्शी वर्गणाएं हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो सकती है. मैंने आपसे ये कहा था उस टाइम भी, क्योंकि वो परमाणुओं से बनी है जो चार्ज है. तो हमारा जो कार्बन बॉडी है इसी इट कोहेरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड? ये क्वेश्चन है. लेकिन इसको हम हाँ करें उसके पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा है तो क्या बायोफोटोन कार्बन वर्गणाओं से बन सकते हैं? ये प्रश्न पूछना पड़ेगा. तो इसके लिए जरा इस पे विचार करें हम पहले कि ये देखिए हमारे सोल के तो असंख्यात प्रदेश बताए गए हैं और हमारे सेल में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो असंख्या से कम है. ट्रिलियंस का जो संख्या है वो असंख्या से बहुत कम है. इसका मतलब ये हुआ कि हर सेल के ऊपर कई सारे सोल प्रदेश है और हर सोल प्रदेश में कार्बन वर्गणाएं हैं. इसका मतलब ये है कि हर सेल के ऊपर कई सारी कार्बन वर्गणाएं रहती हैं. और जब ये कार्बन वर्गणाएं में कई सारे कार्बन मतलब वर्गणाएं रहती हैं, एक नहीं रहती. जब कार्बन जब बंद होता है तो असंख्यात या अनंत कार्बन वर्गणाएं एक टाइम बंद करती हैं. और जब उदय होता है तब भी ऐसा ही होगा कि वो कई सारी कार्बन एक साथ उदय में आएंगी. तो ये जो कार्बन वर्गणाएं हैं जो अगर हम मानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से निकल रही हैं तो क्या ये मिलकर के बायोफोटोन बना सकती हैं? तो मेरा मानना है कि बना सकती है. देखिए जो कार्बन वर्गणा है, जो हमारा जो 23 वर्गणाओं का जो सिस्टम था उसमें 13वीं वर्गणा, जो 13वीं वर्गणा है वो कार्बन वर्गणा.
और जो 17वीं वर्गणा है वो मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक शरीर वर्गणा है और जो फोटोन है, मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था। तो अगर ये 13वीं वर्गणा जब उत्सर्ज जब एमिट हो रही है तो ये कई सारी वर्गणाएं, एक वर्गणा नहीं, अनंत वर्गणाएं असंख्यात वर्गणाएं एट ए टाइम निकलती हैं। तो वो सारी अगर मिल जाए तो क्या एक फोटोन बना सकती हैं? मेरा समासन बना सकती है। और 13वीं से तो 17वें ऑर्डर में आ गया। तो ये कार्बन वर्गणाएं जो कार्बन शरीर से निकल रही हैं वो मिल करके बायोफोटोन बना सकती हैं और मेरे ख्याल से वो बनाती है। अगर ऐसा हम मान लें तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन शरीर से निकलने वाले जो वर्गणा है वो बायोफोटोन बना रही है और फिर वो बायोफोटोन सारी शरीर की रचनाओं को नियंत्रित कर रहा है। हमने पहले भी कहा कि सारी बायोकेमिस्ट्री बायोफोटोन नियंत्रित कर रही है। और यही हम कहते हैं कि सारे जो नाम कर्म है उसी से हमारी शरीर की रचना होती है, उसी से शरीर की क्रियाएं चल रही हैं। तो हमको एक माध्यम मिल गया कि नाम कर्म और शरीर के बीच में एक जोड़ी, एक कड़ी और है, वो बायोफोटोन की। तो बायोफोटोन जो कार्बन शरीर जो हमारा है उसके और जो हमारा स्थूल शरीर है दोनों के बीच में एक कड़ी और है बायोफोटोन। तो कार्बन शरीर से कार्बन वर्गणाएं निकली, बायोफोटोन बनाया और बायोफोटोन ने सारी क्रियाएं नियंत्रित की, जो काम डीएनए कर रहा है एक्चुअली। और यही काम हम कह रहे हैं कि नाम शरीर नाम कर्म करता है। तो हमने एक्सप्लेनेशन ढूंढ लिया कि नाम कर्म काम कैसे करता है। अदरवाइज हमको अभी तक ये नहीं मालूम था कि नाम कर्म काम कैसे करता है, कैसे शरीर की रचना करता है, कैसे शरीर को कंट्रोल करता है। तो हमारे पास में एक एक्सप्लेनेशन मिल गया कि यह बायोफोटोन के माध्यम से करता है। यदि ये हाइपोथेसिस ठीक है जो मैंने प्रपोज किया है, इसके ऊपर मैंने पेपर लिखा है, नीचे मैंने रेफरेंस दिया है, तो एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। वो क्रांति क्या होगी कि स्टडी ऑफ सोल नाउ बिकम्स ए पार्ट ऑफ साइंस। साइंस कहती है बायोफोटोन से काम होता है, हम कहते हैं कि बायोफोटोन कार्बन शरीर से बनता है। अगर ये सिद्ध हो गया, अप्रूव हो गया, तो कार्बन शरीर पिक्चर में आ गया और कार्बन शरीर तभी होगा जब सोल होगी। तो soul now becomes part of science. The domain of matter is extended to include matter subtle than photon. तो ये सबटल वर्गणा की बात आ गई कि ये भी होती है, ये साइंस को मानना पड़ेगा। और फिर ये मानना पड़ेगा कि जितनी इंटेलिजेंस डीएनए में है, वो डीएनए तो मॉलिक्यूल है, एटम्स हैं, उनमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन अगर डीएनए इंटेलिजेंटली काम कर रहा है तो दिस इज बिकॉज ऑफ सोल, इट इज बिकॉज ऑफ कर्मा, and because which is the intelligence is coming through biophoton. तो अगर ऐसा है तो this will be a landmark. फिर Jainism has to be accepted by science in all cases. And this will be big victory for Jainism, that it will come in, it will influence the entire science. ये मैंने दो नीचे रेफरेंस दिए हैं, जो मेरे एक में प्राण और पर्याप्ति का पेपर है और एक मैंने ये बायोफोटोन एमिशन की बात की है। दो रेफरेंस मैंने दिए हैं, हाल ही में छपे हैं ये रेफरेंस। तो मैं बात अपनी यहाँ समाप्त करता हूँ। आप कोई प्रश्न हो तो आगे बात करें। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं डॉक्टर जीसी जैन फ्रॉम जयपुर जी। मैं कुछ प्रश्न जी साहब, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना गहराई से अध्ययन किया और उसको समझाने की कोशिश करी है। मेरे लेकिन कुछ विचार और हैं जी, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, तीन चीजें हमारे भौतिक युग में, दो चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक होता है अनलिबरेटेड सोल, यानी हमारी सोल जो कर्मों के साथ रहती है, और लिबरेटेड सोल से तो अगर संसार का विच्छेद ही खत्म हो जाता है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। दूसरा, उसके लिए उसको बॉडी चाहिए, कर्मों की क्रिया करने के लिए उसको बॉडी चाहिए। और बॉडी हमारे जैन शास्त्र में कहा है, एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, 5 इंद्रियों में जैन धर्म ने कहा है संगी और असंगी। मतलब बॉडी एक माध्यम है। अब उसमें नाम कर्म है, आयु कर्म है, श्वास क्रिया है, ये सब उसके माध्यम है। ये एक सॉर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, इट इज नॉट अ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी सोल है, और सोल के अंदर जो कर्म है वो एक्चुअली सोर्स ऑफ
वो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट कहिए, कुछ भी कहिए। अब रहा सवाल ये कि हमारे जो कर्म है, कर्म के कारण शरीर में सारे ये वाइब्रेशंस जाते हैं और उसके साथ सारी क्रियाएं होती हैं। जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंद ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये विज्ञानमय 5 जो कोश, हाँ विज्ञान को, वो विज्ञान और आनंद एक ही बात है। तो सवाल ये है कि हमारी जो, अगर मान लीजिए सोल नहीं है, ये सोल साहब को गवर्न करना है। अब जैसे आपने बताया कि लंग्स और हार्ट, दे आर ऑल टुगेदर नॉट कनेक्टेड, बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल फिजिकली कनेक्टेड हैं। यू नो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, बहुत सारे प्राणी जो हैं जिनमें ब्रेन होता ही नहीं है, बहुत सारे प्राणी हैं जिसमें कोई डीएनए नहीं होता, जीनलेस थ्योरी आ गई है। तो इसलिए ये कहना कि डीएनए से वो गवर्न करना है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पहली बात ये, इवन आवर हार्ट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, ह्यूमन हार्ट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। 3 तरह की मसल्स होती हैं बॉडी में, एक होती है कार्डियक मसल्स, एक होती है वॉलंटरी मसल्स, एक होती है इनवॉलंटरी मसल्स। कार्डियक मसल जो होती हैं वो, अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि हार्ट के अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो, बिल्कुल जो देखने में दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, इतने छोटे कर दो, फिर भी उनमें वाइब्रेशन मूवमेंट होता रहता है। दैट शोज that they are not controlled by central nervous systems, whereas all our organs, extremities, they are controlled by central nervous system, by in case of human beings और जो पचेंद्रीय जीव हैं उनमें, और जीवों में भी होता है, सब में होता है, लेकिन कोई अलग सेपरेट जो है ना स्ट्रक्चर नहीं होता ब्रेन की हिसाब, ये सेरिबेलम है, हाइपोथैलेमस है, ये फलाना है, ढीकर। तो एक चीज तो ये है। दूसरा ये है कि अब इस कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनमें रेस्पिरेशन, प्रश्न करिए ना, प्रश्न करिए सर। मैं प्रश्न यही तो कर रहा हूँ, प्रश्न मेरे। तो मेरा विचार ये है कि सोल में जो कर्म होता है, बाकी प्राण इस जो है वो फिजिकल फॉर्म है, वो चेतन द्रव्य नहीं है प्राण में। प्राण इज जस्ट लाइक ए करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट कहिए, वेव कहिए, वाइब्रेशन कहिए, आयोनाइजेशन कहिए। मेन जो सोर्स है उसका पोटेंशियल जो सोर्स है वो सोल है, और सोल के अंदर जो है कैरियर जो है वो अपने कर्म है। एक तो चीज ये हुई। दूसरा ये मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे जो है, जैसे हम फिश लेते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स लेते हैं, वो रेस्पिरेशन वाटर से स्किन के थ्रू लेते हैं, लंग नहीं होता। इसी तरह से एवियंस हैं, जो बर्ड्स हैं जितने भी, उनके क्या होता है कि बोन्स जो होती हैं उनमें होल्स होते हैं और उसके थ्रू रेस्पिरेशन लेते हैं। तो ये कहना कि उससे होता है, उसके दे आर सिंपली मीडिया। हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं वो सब मीडिया है, और मीडिया की वजह से एक दूसरे कंट्रोल करते हैं। 99.9% दे आर गवर्न्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसलिए सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक का मतलब जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक का मतलब जो एक्टिविटीज हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपने बहुत अच्छा बताने की कोशिश करी, सब समझाने की कोशिश, लेकिन उसको मिक्स मत करिए। प्राण इज नॉट अ लिविंग थिंग, प्राण इज नॉट अ लिविंग थिंग, प्राण इज ठीक है साहब। हाँ, एक तो ये निवेदन है साहब, कछाड़ा साहब, ये आप ये शेयर स्क्रीन से हट जाइए तो सभी लोगों का चेहरा दिख जाएगा। और दूसरा ये धर्मचंद जी, ये ज्ञानचंद जी साहब, ये आपका हो गया पूरा प्रश्न? अभी दूसरे लोगों को मौका दें साहब थोड़ा। अब दिख जाए।